Yes, welcome everyone again. So let's start where we had left on that day. So kindly clear me if my voice is audible. So we are live now. So let's start. So we had studied up to 1950 yesterday. 1950 तक हमने पूरा कर लिया, सारे गवर्नर जनरल्स हमने पूरे कर लिए थे। अब उसके टाइम पे उसके बीच में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने सारे करवा दिए वैसे, लेकिन एक दो टॉपिक थोड़े और डिटेल में हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि हमारी नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारे और भी इंसिडेंट हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए, पर थोड़े बहुत हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो उनमें से एक इंसिडेंट है या एक इवेंट है, इंसिडेंट की जगह इवेंट बोलेंगे इसको। वो है फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना। अब इस कांग्रेस को बनाया था एक इंग्लिश रिटायर्ड इंग्लिश आईसीएस ऑफिसर एलन ऑक्टवन ह्यूम ने, जिसको कई बार हम बोलते हैं एओ ह्यूम। एक विदेशी ने कांग्रेस को बनाया था। उस समय कांग्रेस हमारे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल या वाइसरॉय थे डफरिन। डफरिन ने एओ ह्यूम को मनाया कि तुम रिटायरमेंट के बाद इंडिया में ही रहो और बाहर मत जाओ, मतलब अपने इंग्लैंड वापस मत जाओ, और इंडिया में रह के आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करो, या उनकी लैंग्वेज में इंडियंस के लिए काम करो, ऐसा हमें बताया जाता है। बेसिकली तो उनका एजेंडा अपना था। कांग्रेस क्यों बनी इस पे अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। अब किसी अंग्रेजी गवर्नर जनरल को या एओ ह्यूम को क्या पड़ी थी कि वो अंग्रेजी एक जो है ऑफिसर को क्या पड़ी है कि वो एक कांग्रेस जैसी पार्टी बनाए, फिर भी बनी। तब एओ ह्यूम ने क्या किया, एओ ह्यूम ने 1884 में, जब ये एज ए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रिटायर हुए और उसने मनाया कि आप इंडिया में ही रहो रेफरेंड ने, तो उसने ओपन लेटर लिखा, ओपन लेटर टू 250 ग्रेजुएट्स ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 250 उस समय के जो ग्रेजुएट्स थे, यंग लोग, उन दिनों कोई ग्रेजुएशन करता ही नहीं था। अभी तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 250 ही ग्रेजुएट हुए थे कुछ सालों में। उनको लेटर लिख दिया। उनमें से जो बड़े यंग लोग उस समय 2 3 4 सालों में ग्रेजुएट हुए थे, उनमें से 72 ऐसे थे, वो लोग थे जो अभी हाल ही में रिटायर हुए थे, ग्रेजुएट हुए थे। उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड किया, इन लेटर का जवाब दिया। इस लेटर में उसने लिखा कि अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने कंट्री के लिए, तो आपको एक सिंगल यूनिफाइड और नेशनल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। यानी आपको एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, फिर आपको फाइट करना चाहिए, ऐसे आपको अपने अधिकार या अपने राइट्स नहीं मिलेंगे। ये बात एओ ह्यूम ने समझाने की कोशिश की। इसके इसका रिएक्शन ये हुआ कि 72 ग्रेजुएट्स जो थे, वो इनकी लेटर पढ़ के कलकत्ता में इकट्ठे हुए 1884 में, और एक कांग्रेस का एक सेशन हुआ। कांग्रेस बनने से पहले का ये सेशन है। इसको नाम दिया गया कि INU, इंडियन नेशनल यूनियन, और इसकी अध्यक्षता एओ ह्यूम ने ही की। और यहाँ एओ ह्यूम की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ कि हम 1885 में एक अपनी एक पार्टी बनाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हालांकि पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन प्रपोज किया गया था, लेकिन बाद में एंड मोमेंट पे इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। और ये नाम प्रपोज किया था दादा भाई नौरोजी ने। दिस नेम वाज कॉइन्ड बाय दादा भाई नौरोजी। तो ऐसा हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात थी, पार्टी बन गई नेशनल लेवल की। अब उस समय नेशनल लेवल की पार्टी बनना बहुत बड़ी बात थी। और ये क्यों पॉसिबल था इस वक्त? दो बड़े कारण। क्योंकि उस समय तक 1885 तक इंडिया में इंग्लिश एक लैंग्वेज की फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो गई थी, और ये लैंग्वेज एक लीडिंग कुछ पढ़े लिखे इंडियंस को आ गई थी।
और उनका ब्रिटिशर्स के साथ कम्युनिकेट करना इजी हो गया था। तो इंग्लिश एक तरह से हमारी लिंगुआ फ्रैंका बन चुकी थी, यानी एक मेन लैंग्वेज की तरह काम कर रही थी, और अब वो लैंग्वेज का हर्डल जो था वो दूर हो गया था। नंबर 2, नहीं तो पहले क्या होता कि उनको इंग्लिश आती है, हमें अपनी लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज या हिंदी या पंजाबी या मलयालम कन्नड़ आती है, कम्युनिकेशन बड़ी मुश्किल थी, लेकिन अब पॉसिबल हो गया था। अब रेलवेज आ चुके थे, और रेलवेज के आने से आपको लाहौर से दिल्ली जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, दिल्ली से मुंबई जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इस तरह मुंबई से कलकत्ता जाना बड़ी बात नहीं थी। यानी आपको कहीं भी 5-7 जो हमारे बड़े शहर है, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, पेशावर, दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, ये सब जुड़ चुके थे। तो अब रेलवेज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस चीज में, अब हम इकट्ठे हो सकते थे। तीसरा बड़ी बात था, पोस्ट ऑफिस आ गए थे, यानी पोस्टल सिस्टम आ गया था, प्लस टेलीग्राफिक सिस्टम आ गया था, टेलीग्राफी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, मैंने बता दिया लॉजी के टाइम में हमने पढ़ा था। तो ये हमारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गई थी, ये हमारी लैंग्वेज हो गई थी। तो नाउ अब ऑल इंडियंस कैन सिट टुगेदर, अब वो इकट्ठे बैठ सकते थे। अगर उनको एक जगह बुलाया जाए कि दिल्ली में सब इकट्ठे होते हैं, तो एक लेटर पोस्ट कार्ड डाल के सबको इनवाइट किया जा सकता था, अब वो पहुंच सकते थे। और ट्रेन पे नहीं तो कहाँ पैदल चलते जाएंगे बैलगाड़ी पे, और महीनों लगेंगे पहुंचने में, 15 दिन 20 दिन महीना लगेगा। हाँ, 2 दिन में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे, 3 दिन में। अब ये हो गया था, नाउ दे कैन सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर एंड एक्ट टुगेदर। अब वो इकट्ठे बैठ सकते थे, सोच सकते थे, एंड एक्शन भी ले सकते थे, एक्ट टुगेदर। तो इन सब चीजों ने रास्ता स्मूथ कर दिया एक बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए। इससे पहले बहुत सारी रीजनल और लोकल लेवल की कुछ पार्टीज बन चुकी थी, ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी थी, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने ही बॉम्बे एसोसिएशन बनाई थी, जैसे कि मद्रास एसोसिएशन थी। तो ये सिटी बेस्ड थी ज्यादातर, मद्रास फाइन लैंड होल्डर सोसाइटी बन चुकी थी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बन चुकी थी, ऐसे पूना सार्वजनिक सभा बन चुकी थी। और वो लोकल या किसी स्टेट या रीजनल लेवल पे काम कर रही थी, नेशनल लेवल की बॉडी नहीं थी। ये जो कॉल दी गई थी कांग्रेस बनाने की, एक नेशनल लेवल की बॉडी की बात कर रहे थे। इसका असर हुआ, 72 ग्रेजुएट्स इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 28 दिसंबर 1885 को पुणे में अब ऑफिशियली अपनी ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी बनाएंगे, अगले साल वहां मिलेंगे। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका नाम रखा गया। और ये टर्म जो थी मैंने पहले बताया, दादा भाई नौरोजी ने बनाई, क्वाइंड बाय दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस वर्ड शायद अमेरिका की जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट है, वहां से इंस्पायर्ड था। अब ये सेशन प्लान था, लेकिन उन दिनों सितंबर के आसपास, सितंबर 1885 में, जहां पुणे में सेशन होना था, तो पुणे में अंदर कॉलरा नाम की बीमारी फैल गई। कॉलरा आपने सुना होगा, एक गैस्ट्रो डिजीज है, जो कि जिसको हम हिंदी पंजाबी में, हम लोकल लैंग्वेज में हैजा बोल देते हैं कई बार। तो बड़े लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई। पुणे में फैल चुकी थी, ये गंदगी से या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैल जाती है, गैस्ट्रो डिजीज है। अब तो काफी कंट्रोल्ड है, नहीं तो आज से 10-15 साल पहले भी काफी फैलती थी, कॉलरा आम फैल जाता था। अब जगह फिक्स हो चुकी थी, तो अब वहां वेन्यू कैसे चेंज करते, एडवाइस दिया गया कि भी या तो पोस्टपोन कर दो या वेन्यू चेंज कर लो। फिर एक और बॉडी थी, पूना सार्वजनिक सभा, इनकी इनविटेशन पे एक वेन्यू चुना गया बॉम्बे का, कि आप बॉम्बे में अपना सेशन कर लो, ये पहला सेशन है, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो बॉम्बे में उनका कॉलेज था तेजपाल संस्कृत कॉलेज। मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम बता रहा हूँ, इसका लंबा सा नाम है, पर तेजपाल संस्कृत बोलते हैं। ये बॉम्बे का कॉलेज था। यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा का ही एक वेन्यू था, वहां पे प्रपोज किया गया कि आप अपना सेशन आईएनसी का पहला यहाँ पे कर लो। तो फिर आगे जाके 28 दिसंबर को 1885 को बॉम्बे में सारे लोग इकट्ठे हुए, और इनमें से वो 72 इकट्ठे हुए, और एओ ह्यूम ने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया, यानी
ये पार्टी बन गई। और इसके पहले प्रेसिडेंट बने उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के सेशन के पहले प्रेसिडेंट थे बॉम्बे वाले में। ये लिखा हुआ है चेयर्ड बाय उमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको जब भी पूछा जाए कि फाउंडर कौन है तो ये ह्यूम है, एलन एक्टिवन ह्यूम। लेकिन पहले प्रेसिडेंट या चेयरमैन कौन थे पार्टी के, तो वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो ऐसा हो गया। नाउ पहला सेशन हुआ, इसके बाद ये हर साल एक सेशन करते थे। हर सेशन पर एक न्यू प्रेसिडेंट चुनते थे और ये प्रेसिडेंट कांग्रेस के मेंबर आपस में इलेक्ट करते थे। और 1 ईयर का प्रोग्राम चार्ट आउट किया जाता था, चॉक आउट किया जाता था कि इस साल में हम क्या क्या गतिविधियां करने वाले हैं, हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, हम क्या मांगे सरकार के सामने रखेंगे, क्या प्रपोजल या रेजोल्यूशन पास करेंगे, फिर उसके ऊपर सारा ये लोग साल मिलकर काम करेंगे। तो हर साल फिर 28 से 31 दिसंबर तक ये सेशन होता। जैसे कि पहला बॉम्बे में होगा जहां पे इसकी पहली स्थापना हुई, और उसके बाद हर साल ये सेशन होता था। तो सेशन आज भी होते हैं 1885 से लेके। लेकिन आज के जो सेशन है वो कांग्रेस पार्टी के पर्सनल पॉलिटिकल सेशन है, उसका आज देश से कोई उस लेवल का लेना देना नहीं है। उनके पार्टी लेवल पे अपने अलग हो जाते हैं। हम जो सेशन पढ़ते हैं उन सेशन को हम 1885 से 1947 तक के सेशन पढ़ते हैं, जो उस समय हमारे कंट्री के लिए, देश के लिए थे। उस समय ये देश की पार्टी थी। तो पहला सेशन उमेश चंद्र बैनर्जी ने लिया था और उसने इस सेशन में उन्होंने अपने गोल ऑब्जेक्टिव बताए थे कि कांग्रेस क्यों बनी है, कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करेगी, ये भी बताए थे। जैसे वो उन्होंने बताया था कि हमारा मेन है कि हम सारे जो एग्रीकल्चर हमारे पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनकी दुर्दशा सुधारना चाहते हैं, जमींदारों के हाथों से उनको चुंगल से छुड़ाना चाहते हैं। हम जो है अपना जो ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं, वर्कर जो लेबर क्लास है उनको ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उनकी दशा में सुधार लाना चाहते हैं। हम अच्छे एग्रीकल्चर, कम पैसों पे, कम ब्याज पे एग्रीकल्चर लोन जो है वो लोगों को देना चाहते हैं। तो ये इसमें मेन चीजें बताई गई थी। उसके बाद सेशन होते रहे, मैंने बता दिया पहला सेशन जो है वो बॉम्बे में हुआ। उसके बाद लगातार होते रही है। सेशन की लिस्ट आपके पास है सामने आपके स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हो। तो देखिए पहला सेशन 1825 में हुआ है। ये तो उनका, यहाँ तो कांग्रेस बनी है, यहाँ ये तो फाउंडिंग ईयर है, फाउंडिंग ईयर है ये। बॉम्बे में वैष्णव बनर्जी 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। 1886 में दूसरा सेशन होता है कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेसिडेंट थे। दादा भाई नौरोजी 3 बार प्रेसिडेंट बने हैं। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में, और तीसरी बार 1906 में जो आगे आएगा। और 1906 में ही उनकी डेथ हो गई थी। 6 और के बाद 7 से बीच में उनकी डेथ हो गई थी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन है हमारे, एक तरह से ग्रैंड फादर कह लो। महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है, ये ग्रैंड ओल्ड मैन है। इन्होंने पहली बार हमें एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ही प्रपोज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इन्होंने 3 रिसर्च पेपर लिखे थे उस समय, जिनका बाद में एक बुक बन गई। उसका नाम था पॉवर्टी। उस किताब का, उस पत्रिका का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनके 3 पेपर थे, मिले थे, 3 1 2 3 करके सीरीज में आए थे, बाद में एक बुक का शेप ले गए। इसी बुक में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को एक्सप्लेन किया। मतलब हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि अंग्रेजी सरकार का सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बना हुआ है कि वो हमारा पैसा यहाँ से निकाल के इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में डाल रहे हैं। और हमें देखने में लग रहा है कि इंग्लैंड से पैसा इंडिया में आ रहा है और हमारी इकोनॉमी में एंटर कर रहा है। बेसिकली ये पैसा यहां से निकल के बाहर जा रहा था। आता वो बड़े लेवल पे था, रेलवेज आ रही है या एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, कोई इंडस्ट्री आ रही है वगैरह वगैरह। हमें लगता था ज्यादा आ रहा है, पर हर महीने थोड़ा करके ले जाते थे बड़ी चालाकी से। जैसे कई लोगों की सैलरियां जो इंग्लैंड में बैठते, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी, इंडिया काउंसिल के मेंबर की सैलरी इंडिया के खजाने से जाती थी। कई बार कुछ वॉर या युद्ध का खर्चा हमारे ऊपर डाल देते थे।
रेलवे की कंपनियों को 3% की बजाय 5% ग्रांटेड डिविडेंड देते थे कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, आपको रिटर्न मिलेगी। ये तरीके थे ऐसे छोटे छोटे और भी, जिससे इंडिया का पैसा बाहर निकाल के इंग्लैंड की इकोनॉमी में ट्रांसफर हो जाता था, यानी बह के हमारी इकोनॉमी से उनकी इकोनॉमी में हमारी वेल्थ चली जाती, ड्रेन हो जाती थी। ही वॉज फर्स्ट टू डू इट। इसी बुक में उन्होंने इंडिया की जीडीपी उस समय कैलकुलेट की थी, इंडिया की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट की थी, और बताया था कि एक आदमी इंडिया में एवरेज ₹20 कमाता है। बाद में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन बनाई, बॉम्बे एसोसिएशन बनाई, और सो ये बॉम्बे एसोसिएशन बनाई। उसके बाद एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये दो इनकी एसोसिएशंस हैं। इसके अलावा वो खुद पारसी थे, तो पारसी यानी ज़ोरास्ट्रियनिज्म के ऊपर भी इन्होंने कुछ एसोसिएशन बनाई, और पारसी विमेन के लिए भी रिफॉर्म मूवमेंट चलाई, इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ये थोड़ा मैंने दादा भाई नौरोजी का थोड़ा ब्रीफ इंट्रो आपको दे दिया, इनकी बात आमतौर पर बार बार आती है, इसलिए उनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो थर्ड सेशन मद्रास में है, सैयद बदरुद्दीन त्याबजी इसके प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, लोकल मुस्लिम सोसाइटी के रिफॉर्म करने के लिए रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चलाते थे। तो उसके थ्रू ही ये कांग्रेस से जुड़े, और बाद में कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बने। चौथी सेशन हुआ इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट थे, और ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। इस सेशन को जो इलाहाबाद में हुआ चौथा, इसको ब्रिटिश सरकार ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसमें एक तरह से इंटरफेयर किया, इसमें खनन डाली कि ये सेशन ना हो पाए। और इलाहाबाद के डीसी ने, जो कि एक इंग्लिश ऑफिसर थे, उन्होंने जानबूझ के इस सेशन को इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई वेन्यू नहीं दिया, कि हम इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, हमारे पास कोई वेन्यू नहीं है, नो वेन्यू, आपके पास अपना है तो देख लो, हमारे पास वो है नहीं। हालांकि अंग्रेजों ने खुद ही बनाई थी, दादा डफरिन ने, लेकिन ये वेन्यू नहीं दिया। फिर उस समय एक बिहार के दरभंगा के राजा होते थे, दरभंगा रियासत के राजा थे, दरभंगा के रूलर थे, उन्होंने पीस ऑफ लैंड परचेज किया, स्पेशल पीस ऑफ लैंड वाज परचेज्ड इन बिहार, इन दरभंगा, इलाहाबाद, सॉरी इलाहाबाद में, इसको आजकल हम प्रयागराज बोलते हैं। तो वहां पे एक प्रॉपर्टी खरीदी, वहां पे स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, सेशन करवाने के लिए जगह खरीदी गई थी। ये चौथा सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों ने इसको रोकने का प्रयास किया, और फिर दरभंगा के राजा ने स्पेशल जगह खरीद के सेशन ऑर्गेनाइज करवाया अपने बलबूते पे। तो यहाँ पे जॉर्ज यूल प्रेसिडेंट थे, जो पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट भी थे इस पार्टी के। फिर 1889 में बॉम्बे में सेशन हुआ, विलियम वेडनबर्न सेशन थे, ये बिजनेसमैन भी थे और एक एमपी भी थे। 1890 में भी कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता, बहुत बड़े मॉडर्न कांग्रेसी, बड़ा नाम था इनका। 1892 में इलाहाबाद में फिर दोबारा से उमेश चंद्र बनर्जी बने। अब मैंने कुछ इसमें से नहीं लिखे हुए, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं, कुछ ऐसे 90 का नहीं है, 91 का नहीं है, ठीक है। 92 मैंने बता दिया। 93 में देखिए लाहौर में हो रहा है, दादा भाई नौरोजी फिर बन रहे हैं, फाइन। और 1895 में पूना में सुंदरनाथ बनर्जी बने। 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्ला सयानी बने। इस सेशन में कलकत्ता के 1896 में पहली बार वंदे मातरम सॉन्ग इस सेशन में गाया गया, फर्स्ट टाइम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो ये था। उसके बाद ये आजादी के बाद यही सॉन्ग हमारा फिर नेशनल सॉन्ग बना, जो आज भी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। वंदे मातरम सॉन्ग लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है आनंद मठ, और आनंद मठ किताब बड़ी फेमस है उस समय में, जो बंकिम चंद्र जी चटर्जी ने लिखी थी। ये पहली किताब बनी इंडियन हिस्ट्री में जो बैन की अंग्रेजी सरकार ने। इंडिया में पहली बैन होने वाली किताब जो थी वो आनंद मठ थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को हम
फर्स्ट ग्रेजुएट मानते हैं इंडिया का, ही वॉज फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ इंडिया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहली बार ये ग्रेजुएट बने थे, तो फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, CU से। आनंद मठ इनकी किताब है जो बैन हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी बुक मानी जाती है। इसी में से वंदे मातरम लिया गया है, और बाद में हमारा नेशनल सॉन्ग। ये इतनी प्रोवोकेटिव बुक थी कि अंग्रेजी सरकार ने इसको बैन कर दिया था। इनको आमतौर पर हम बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलते हैं। इनकी और भी किताबें हैं। वैसे दूसरी किताब एक और जो इसके साथ ही बैन हुई थी, वो थी दुर्गेश नंदनी, जो उस समय जमींदारी प्रथा पे क्वेश्चन खड़ी करती थी। लैंडलॉर्ड्स हो, जमींदारों को क्वेश्चन करती थी, जो अत्याचार करते थे किसानों पे। और आनंद नील विद्रोह की बात करती थी, यानी इंडिगो रिवोल्ट की बात करती थी, इंडिगो, जो दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ थी। नाउ अगला सेशन हम देखते हैं। 1905 में सेशन हो रहा है वाराणसी में, जिसको तब बनारस बोलते थे। गोपाल कृष्ण गोखले इस सेशन में थे। इस सेशन में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था। स्व का राज, कि मैं स्वराज प्राप्ति करने, मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, जिसको मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है होम रूल। स्व का राज, ये पूरी आजादी नहीं होती। होम रूल ये समझ लो कि आधी आजादी है, यानी ऊपर गवर्नर जनरल अंग्रेजी बैठा रहेगा, हम कहने के लिए अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे, हमारे नाम के आगे अंग्रेजी पट्टी लगी रहेगी कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, यानी ये अंग्रेजी प्रॉपर्टी है इंडिया। लेकिन सारा राज हम खुद करेंगे, हमारा प्रेसिडेंट होगा, हमारा PM होगा, इलेक्टेड लोग होंगे, सारे IAS ऑफिसर्स इंडियंस होंगे, ICS ऑफिसर, यानी कोई और अंग्रेजी लोग इसमें नहीं होंगे एक्सेप्ट गवर्नर जनरल, और उनका नाम चलता रहेगा। जैसे इंग्लैंड था, उस समय कनाडा था, न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, उस समय वहां पे ये हो चुका था, आयरलैंड में हो चुका था। तो वैसे मॉडल हम भी मांग रहे थे इनसे, लेकिन ये पूरी आजादी नहीं है। तो आपको अगर पूछा जाए कि 1900 पहली बार स्वराज रेवोल्यूशन कब पास किया इन्होंने, कांग्रेस ने 1905 के सेशन में, जब गोपाल कृष्ण गोखले हेड थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गाइड थे। ही वॉज पॉलिटिकल गाइड ऑफ महात्मा गांधी। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि महात्मा गांधी के गुरु हैं, ये याद रख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे MG रनड़े, महागोविंद रनड़े, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। और इनके गुरु थे हरि प्रसाद देशमुख, जिनको कई बार हम लोकहितवादी बोलते हैं, लोकहितवादी। उन्होंने एक संस्था भी चलाई थी, लोकहितवादी। फाइन, इनके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अगर आपसे ये पूछ ले, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, पॉलिटिकल गाइड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गाइड थे CR दास, चितरंजन दास राजदास, इनको हम प्यार से देश बंधु भी बोलते हैं। ये वही CR दास है जिन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 में कांग्रेस पार्टी के गया सेशन से अलग होकर स्वराज पार्टी बनाई थी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। CR दास भी बहुत बड़े उस समय के बैरिस्टर थे। फिर कलकत्ता का सेशन हुआ 1906 में, दादा भाई नौरोजी तीसरी और आखिरी बार बने। यहाँ पे स्वराज वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया था, लेकिन यहाँ पे स्वराज वर्ड का रेजोल्यूशन 1905 में पास हुआ था। रेजोल्यूशन यहाँ हो गया था, यूज वर्ड कर रहे थे। यहाँ पे इन्होंने उस समय, क्योंकि बंगाल का विभाजन करजन ने कर दिया था और बंगाली स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी, उस समय का पीरियड प्राइम है, तो 4 चीजों पे इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था। नंबर 1, स्वराज, स्व का राज चाहिए हमें, हम स्वदेशी यूज करेंगे, स्वदेशी यानी स्व की, अपने देश की बनी चीजें, अंग्रेजी चीजों का हम बायकॉट करेंगे, और चौथा था कि हम नेशनल एजुकेशन अपनाएंगे, सिस्टम हमारा एजुकेशन का, यानी हमारे अपने स्कूल कॉलेजेस होंगे जिसमें नेशनल लेवल की, और हमारे
अपने कंट्री की एजुकेशन दी जाएगी, ना कि हमें विदेशी शिक्षा दी जाएगी जैसे कि अंग्रेजी स्कूलों में दी जा रही थी। तो नेशनल एजुकेशन मतलब हमारी लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, हमारा कल्चर पढ़ाया जाएगा, फाइन, हमारी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, हमारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये इसमें 4 चीज़ों पे रेजोल्यूशन पास हुआ था 1906 के कलकत्ता सेशन में। हालांकि उस समय मॉडरेट कांग्रेसी जो थे वो इस पे एग्री नहीं थे, पर दादा भाई नौरोजी ने बना लिया, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चारों पे एग्री हो रहे थे। मॉडरेट चाहते थे कि हम बायकॉट ना करें किसी चीज़ का, हम नेशनल एजुकेशन की बात ना करें, हम सिर्फ देशीय स्वराज की बात करते हैं। क्योंकि नेशनल एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे पास अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम कहते हैं अंग्रेजी स्कूल कॉलेज छोड़ दो, नेशनल एजुकेशन अपनाओ, तो उसके लिए हमें अपने स्कूल कॉलेज बनाने पड़ेंगे, वो हमारे पास है नहीं। जैसे आज मैं कहूँ सारे प्राइवेट स्कूल छोड़ दो, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में उतनी कैपेसिटी है कि वो सारे प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे आएंगे वो संभाल लेंगे उनको? इतना सिस्टम हमारे पास है नहीं। तो ऐसा तब भी था। बायकॉट का मतलब है कि हम बायकॉट करेंगे तो हमारे लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आज मैं कहता हूँ चाइना की चीज़ ना लो तो कौन सी ले, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। वैसे तब भी इंग्लैंड से बनी चीज़ें ना लो, लेकिन ऑप्शन नहीं है। लोग बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है, काम है, उनको जॉब्स मिली हुई हैं। नेशनल एजुकेशन आप कह रहे हो ना नहीं लेनी, अंग्रेजी नहीं लेनी, हमने अंग्रेजी स्कूल कॉलेज छोड़ दी, अपने हमारे पास है नहीं, तो इससे तो इलिटरेसी आ जाएगी, अनपढ़ता आ जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बाद में इसको बायकॉट किया था कि हम सॉरी इसके विरोध किया था कि हम नेशनल एजुकेशन की बात ना करें, क्योंकि इससे इलिटरेसी आ सकती है। लेकिन उस समय दादा भाई नौरोजी ने मिल मिला के मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में सुलह करा दी कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ देर बाद ही इनकी डेथ हो जाती दादा भाई नौरोजी की। उसके बाद 1907 का सेशन आ जाता सूरत में। यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फिर आमने सामने हो गए। स्वराज, बायकॉट, स्वदेशी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन को लेकर भिड़ गए। यहाँ पे राज बिहारी घोष थे, और पहली बार कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए। एक्सट्रीमिस्ट यानी थोड़े उग्र नेचर के, जो चाहते थे कि नई जनरेशन है, यंग माइंड है, इनको लगता था कि अंग्रेज जो है इनको सुनता नहीं है, इनको धमाके करने पड़ेंगे, मतलब अपनी बात को जोर से रखना पड़ेगा, उग्रवाद से रखना पड़ेगा। उग्रवाद का ये नहीं है कि वायलेंस करो, मतलब मूवमेंट चलाओ, जैसे स्वदेशी मूवमेंट थी, बायकॉट करो, नेशनल एजुकेशन की बात करो, थोड़े एक्सट्रीम फैसले लो। भाई मॉडरेट जो थे वो थोड़ा वो अंग्रेजी रूल को अपने साथ लेके चलना चाहते थे। उनको लगता था कि इंग्लिश कनेक्शन हमारे लिए गुड है, अच्छा है, हम उनके साथ चलना चाहिए। हाँ, हमारी कुछ मांगे वो भी पूरी हो जाए। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि आप मॉडरेट्स 1885 से 1905 तक आप अपनी मांगे मनवाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें आपकी एक भी मांग मॉडरेट्स की नहीं मांग ली। हम इस फेस को बोलते ही मॉडरेट फेस है, मॉडरेट फेस। तो आपकी कोई मांग तो मानी नहीं, अब आप एक्सट्रीमिस्ट मेथड पाओ, तो उसके बाद आप माने नहीं। मॉडरेट्स अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दो पार्ट होगी। पहली बार कांग्रेस में डिवीजन हुई थी। तो इस पूरे को हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट, दिस इज कॉल्ड सूरत स्प्लिट। यहाँ पे पहली बार इकट्ठे अलग अलग हो गए थे गर्म दल और नर्म दल वाले। 1911 का सेशन भी इम्पोर्टेंट है, कलकत्ता में बिशन नारायण दत्त इसमें थे। यहाँ पे इस सेशन में खास बात है कि पहली बार जन गण मन गाया गया था, हमारा जो नेशनल एंथम है, फर्स्ट टाइम संग इन दिस सेशन। तो कई बार पूछते हैं कि आपको हमारा नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? वो 1911 1911 के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, जिसमें दत्त जो थे बी एन दर जो थे प्रेसिडेंट थे। 1916 में लखनऊ सेशन आता है, इसमें एसी मजूमदार, अंबिकाचरण मजूमदार, बहुत बड़ा नाम है इनका। ये सेशन वैसे तीन चीजों के लिए है। एक तो लखनऊ पैक्ट यहाँ पे साइन हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, एक ही सेशन था ये 1916 का लखनऊ सेशन, जो आईएमएल इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन था, इकट्ठा सेशन था, ज्वाइंट सेशन। उनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी थी और दोनों एक दूसरे की पार्टियां क्लोज में आई थी, और उन्होंने इकट्ठा ज्वाइंट सेशन लिया था। नहीं तो अलग अलग किया करती थी, उसके बाद भी अलग अलग करती रही है, पहले भी ये उनका ज्वाइंट सेशन था। तो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया था कि हम मुसलमानों को कुछ स्पेशल फेवर दे देंगे, और मुस्लिमों के लिए कुछ स्पेशल एजेंडा था मुस्लिम लीग का कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, इतनी ये सीटें रिजर्व चाहिए, वो चाहिए, जो भी वो मांग रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जो पहले उनको मिल भी चुके थे और बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसे कुछ एजेंडे थे जो जो जायज नहीं थे, नाजायज थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी मान लिया कि चलो हमारी यूनिटी बन जाएगी, इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन कहाँ सुधरने वाले थे मुस्लिम लीग के लोग, वो फिर वैसे ही दोबारा फिर वही। यहाँ तक मुस्लिम लीग थोड़ी थोड़ी सी नेशनलिस्ट पार्टी है, अभी वो पाकिस्तान जैसी कोई बात नहीं कर रही, वो कुछ मुसलमानों के लिए फेवर मांग रही है, पर अभी वो थोड़ा नेशनलिस्ट हैं अभी जिन्ना, अभी वो उतने
कॉमन नहीं हुए यहाँ पे। दूसरी इसमें बात थी, जो मैंने पहले ही बताई कि एक ज्वाइंट सेशन है। दूसरा इसमें था यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट, जिसकी मैंने पहले बात की, एंड मॉडरेट कांग्रेसी, दे रीयूनाइटेड, दोबारा से इकट्ठे हो गए इस सेशन में। तो यहाँ पे कांग्रेस फिर से एक हो गई, क्योंकि दोनों अलग अलग काम किया, उनको लगा हम इकट्ठे ही बेटर करेंगे, अलग अलग भी तो उन्होंने कुछ नहीं कर पाए दोनों, ज्यादा सफलता मिली नहीं, तो इकट्ठे हो गए। नाउ तीसरी बात थी कि गांधी जी नए नए साउथ अफ्रीका से आए थे, तो गांधी जी इस सेशन में स्पेशल गेस्ट थे, स्पेशल इनवाइटी थे, कांग्रेस ने इनवाइट किया था कि आइए हमें ज्वाइन कीजिए। तो गांधी जी थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे कांग्रेस को, उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के सेशन को थोड़ी देर के लिए एड्रेस भी किया था, जिन्ना ने भी किया था। लेकिन अब इन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं अपनी मेथडोलॉजी क्या होगी, या मैं अपना पहला सत्याग्रह इंडिया में कहाँ चलाऊंगा, या कांग्रेस का साथ दूंगा कि नहीं दूंगा। अभी ये थोड़ा मिस्ट्री बनी हुई थी, यहाँ पे थोड़ा डाउट था। तो तीन चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट थी। लखनऊ सेशन 1916 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। 1917 कलकत्ता में सेशन हुआ, एनी बसंत प्रेसिडेंट बनी। एनी बसंत जो कि एक फॉरेन वुमेन थी, इंडिया में आगे बसी थी 1880 1890 के आसपास, 95 के आसपास। ये पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडिया की। फर्स्ट टाइम एनी बसंत पहली वुमेन कोई प्रेसिडेंट बनी थी। अभी तक 4 वुमेन कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। पहली एनी बसंत, जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। दूसरी 1925 के जो सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें सरोजनी नायडू बनी। ये दूसरी वुमेन थी, लेकिन फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। देन थर्ड, उसके बाद इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट बनी आजादी के बाद, तीसरी वुमेन थी। चौथी सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी, अभी भी बनी हुई हैं। बीच में थोड़ी जगह राहुल गांधी आए, फिर अब 1990 ऑलमोस्ट 1996 5-6 से यही प्रेसिडेंट हैं। बीच में थोड़ी देर के लिए दो साल के लिए राहुल गांधी बने थे, फिर दोबारा सोनिया गांधी बन गई। ये 4 महिलाओं ने ही कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप अभी तक लीड की है। उनमें से पहली वुमेन एनी बेसेंट थी, और पहली इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू थी 1925 के सेशन में। 1919 में सेशन जलियांवाला बाग को डेडिकेटेड था, और अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। इन्होंने यहाँ पे जलियांवाला बाग को कंडेम किया था, और सॉलिडरिटी दिखाई थी जलियांवाला बाग में लोगों के प्रति। आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की और, अगले सेशन पार्ट की ओर। 1920 में लाला लाजपत राय जो थे वो इसके प्रेसिडेंट बने थे, और गांधी जी ने इस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव था, इसमें पेश किया था 1920 में कलकत्ता में। तो 2 सेशन हुए थे कलकत्ता में 1920 में, ये टेम्पररी सेशन था, और बाद में एक नागपुर में हुआ था, जो रेगुलर सेशन था। ये दिसंबर में था और ये अगस्त में था। क्योंकि मूवमेंट चलानी थी, तो सेशन की वेट करते 4 महीने, तो मूवमेंट डिले हो जाती, तो स्पेशल सेशन बुलाया गया टेम्पररी, और एक प्रस्ताव पास किया गया, और नॉन मूवमेंट यहाँ पे चलाएगी। इसमें लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट रहे थे। 1922 में गया में सेशन हुआ, सी आर दास प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे इन्होंने इस सेशन में, मैंने पहले बता दिया कि स्वराज पार्टी बनानी थी इस सेशन के बाद, और यहीं पे रिजाइन भी कर दिया था स्टेज पे ही, कि आप प्रो कॉन्सुलेंट्री मुझे अलाउ करो। हमने पढ़ लिया सारा कि हमने इलेक्शन लड़ने हैं, पर कांग्रेस पार्टी ने अलाउ नहीं किया। इन्होंने वहां पे स्टेज पे ही अपना रिजाइन कर दिया, और अगले दिन सुबह 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने अपनी पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। इसकी हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। 1924 में बेलगांव, कर्नाटका में है बेलगांव, पहली बार महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी प्रेसिडेंट बने। ओनली सेशन जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक और मोहनदास गांधी, यानी महात्मा गांधी, एम के गांधी, दोनों ही कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबर कभी नहीं बने, लेकिन दोनों प्रोमिनेंट पोजीशंस पे गए, प्रेसिडेंट तक बने कांग्रेस के, लेकिन मेंबर कभी नहीं बने। 1925 में बता दिया, सरोजिनी नायडू बनी, कानपुर में सेशन हुआ यूपी में, क्योंकि खुद यूपी की थी, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनने वाली।
कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि गांधी जी किस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे? कर्नाटका में बेलगांव सेशन में 1924 में, ये याद रखना है। 1927 में मद्रास में सेशन हुआ, एम ए अंसारी ये एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उन दिनों। और यहाँ पे साइमन कमीशन के बायकॉट का रेजोल्यूशन पास किया गया था कि हम हर स्टेज पे हर फॉर्म में साइमन कमीशन का बायकॉट करेंगे। 1928 में कलकत्ता में सेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ पे कांग्रेस का एक और विंग बना, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, जो आज भी चलती है, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस AIYC, ये इसका गठन इस सेशन में हुआ था। 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। ये रावी नदी किनारे लाहौर में हुआ था, रावी के किनारे। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, हमने पहले भी डिस्कस किया। यहाँ पे पहली बार कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की अपना प्रस्ताव पास किया था कि हमें पूर्ण आजादी चाहिए, अब हमें स्वराज नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरी आजादी जैसे आज है। हमें आधी आजादी, डिविनियन स्टेटस, सेल्फ रूल नहीं चाहिए, जो पहले हम 1905 से मांग रहे थे। और 26 जनवरी को अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया कि हमारा पूर्ण स्वराज दिवस है। और 1930 से 1930 से हमने 26 जनवरी को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाना भी शुरू कर दिया, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, ताकि अंग्रेजी सरकार को मोरली प्रेशराइज कर पाए कि हम तो साइकोलॉजिकली कि हम तो मना रहे हैं, हमें तो आज़ादी मिल गई, हम तो लेके रहेंगे। और 1930 से 1947 तक हम 26 जनवरी को ही अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाते आए। पर हमारा एक्चुअल रियल इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त बन गया, तो ये दिन तो बनता नहीं है। पर इतने सालों में 26 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बन चुका था, इसलिए हमने अपना संविधान बाद में 26 जनवरी को लागू किया, ताकि इस डे की रेलेवेंस पहले की तरह बनी रहे, और इसको अपना रिपब्लिक डे बना लिया। फाइन। वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को रेडी हो गया था, जिसको आजकल हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं, संविधान दिवस, पर हमने लागू 2 महीने बाद किया रिपब्लिक डे पे। तो लाहौर सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसमें नेहरू ने कहा था, आई एम सोशलिस्ट, आई एम रिपब्लिकन, एंड आई डू नॉट फाइंड एनी अदर सोल्यूशन देन सोशलिज्म टू रूट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्री इंडिया। मेरे देश की समस्याओं का समाधान मुझे सोशलिज्म के अलावा कोई और मॉडल में नजर नहीं आता। इसी सेशन में सिविल डिसएग्रीमेंट का रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, और वो कंप्लीट सिविल डिसएग्रीमेंट लागू भी की गई थी, जो बाद में 1930 में शुरू हुई। 1930 में कोई सेशन नहीं हुआ था, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी की बहुत बड़ी मूवमेंट हमने पढ़ी ही है, तो कोई सेशन, नो सेशन इन 1930। 1931 में सेशन हुआ कराची में, वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे। इसमें इस टर्म में गांधी रूल पैक्ट साइन हुआ था। गांधी जी सेकंड आरटीसी में पार्ट लेने के लिए कांग्रेस की तरफ से नॉमिनी बन के गए थे। और इस सेशन में मेन थी, हमने फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी, ड्यूटीज की मांग की थी कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स का रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने। अंग्रेजों से मांग की थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाए, बेसिक मौलिक अधिकार हमें दिए जाए, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बने कंट्री की, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की क्या होगी, इसका भी रेजोल्यूशन पास किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। 1934 में बॉम्बे में सेशन हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अमेंडमेंट इन द, इसमें संविधान में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी, जो संविधान कांग्रेस का अपना था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। तो आगे चलते हैं 1936 के सेशन में। 1936 का जो सेशन था, ये लखनऊ में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे नेहरू ने अपने सोशलिस्ट आइडियाज पहली बार प्लेटफॉर्म पे रखे थे ऑफिशियली, कि मैं सोशलिज्म माइंड में मेरे क्या आइडियाज हैं वो रखे थे। 1936 में फिर फैजापुर में सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। ये पहला सेशन था जो विलेज में हुआ था, विलेज में। 1938 में हरिपुरा में सेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, कि इंडिया की प्लानिंग कैसे होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, उसकी बात प्लानिंग करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कमेटी के चेयरमैन बने थे। त्रिपुरा में फिर सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के। मैंने बताया था, इन्होंने गांधी जी के ऑफिशियल नॉमिनी को हरा दिया था, पतबी सत्तर मैया को। गांधी जी ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए,
पतबी सत्तर मैया। और पतबी सत्तर मैया को सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट कर दिया और बाद में इनके ऑनर में सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, क्योंकि गांधी जी ने प्रोटेस्ट भी इनका किया था, तो गांधी जी के सम्मान में या विरोध में, जो मर्जी कह लीजिए, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन गए थे 1929 में 39 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनानी, और बाद में आपको मैंने बता दिया कि हमने पढ़ा ही है कि सुभाष चंद्र बोस कैसे जर्मनी गए, हिटलर से मिले, बर्लिन में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की, फिर सिंगापुर जापान गए, आज़ाद हिंद फौज जो राजबिहारी बोस ने बनाई थी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बोलते थे, उसको टेक ओवर किया। फिर सिंगापुर आए, वहाँ पे दिल्ली चलो और मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो स्लोगन हमें दिया। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी ही हैं। 1940 का सेशन रामगढ़ में हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे, और पहले भी 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद एक बार बने थे, वो सेशन हमने यहाँ पढ़ा नहीं है। अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 में यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के, सबसे छोटी उम्र के। उस समय अपनी यंग एज में थे। 39 में फिर दोबारा अब्दुल कलाम आज़ाद फिर बने, और उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट की तैयारियां हो रही थी, और सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट भी छोटे लेवल पे तैयार की गई थी, जिसको हम इंडिविजुअल सत्याग्रह बोलते हैं, वो भी तैयार किया गया था। लेकिन बाद में क्रिप्स मिशन आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट चल पड़ी, तो और बाद में 1946 तक कोई सेशन हो ही नहीं पाया, 45 तक कांग्रेस का, 1945 तक, तो 3-4 साल वो थे। अब्दुल कलाम आज़ाद ही प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के। 1946 में फिर मेरठ में सेशन हुआ, जेबी कृपलानी प्रेसिडेंट बन गए। ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी जेबी कृपलानी, जिनको आचार्य कृपलानी बोलते हैं, वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस से। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कांग्रेस का प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन था, तो जेबी कृपलानी थे। ये हमने सारे सेशन मोटे मोटे पढ़ लिए हैं, इनको आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। 48 में आज़ादी के बाद हमारा पहला सेशन जयपुर में हुआ, तो पट्टभी सित्तर मैया, फिर जो सुभाष चंद्र बोस ने जिनको हरा दिया था, इस बार यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे फिर 1948 में। ये फर्स्ट सेशन था इंडिपेंडेंस का। और मॉडरेट्स मैंने आपको बता ही दिए, थोड़ी बहुत ये नोट्स आपको दिख रहे हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको नजर आ जाएंगी, वो आपको जब मिलेंगी तो ठीक होकर मिलेंगी। विद इन डे और सो, मैं रोज कहता हूँ, जल्दी मिल जाएगी आपको। और मॉडरेट्स अलग हो गए थे, उनके नाम ये सारे लिखे हुए हैं। मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी अपनी थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। इस टीम में थोड़े गर्मवादी नेता थे, गर्म दल था, और फाइन। बाकी सब ये छोटी छोटी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं ये सेशन रहता था कांग्रेस वाला पार्ट। पार्टी इन बंगाल हम पढ़ चुके हैं, स्वदेशी मूवमेंट हम पढ़ चुके हैं, मुस्लिम लीग कैसे बनी मैं आपको बता चुका हूँ, सूरत स्प्लिट हम बात कर चुके हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म हम बोलते हैं 1909 के एक्ट को, जो 1909 का एक्ट है, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे मुसलमानों को। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक हुई थी। और 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट चली थी, जो बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने चलाई थी। दोनों ने अलग अलग चलाई थी, लेकिन बाद में इकट्ठे हो गए थे। बाल गंगाधर तिलक ने इसको बॉम्बे से चलाया था, और एनी बसंत ने इसको चेन्नई से चलाया था, जिसमें मोतीलाल नेहरू भी शामिल थे, सी आर दास ने भी सपोर्ट किया था। और बाद में दोनों मूवमेंट इकट्ठी हो गई थी। इसी मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का सम्मान या टाइटल दिया गया था। लखनऊ पैक्ट मैंने आपको बता दिया, जो हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का हम पढ़ ही चुके हैं, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी ये टॉपिक्स करवा दिए हुए हैं। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, हमने कुछ छोड़ा नहीं है। फाइन। ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था इंडिया में, जो 3 कटिया सिस्टम इंडिगो नील विद्रोह के खिलाफ था। नील की खेती जबरदस्ती किसानों से कराते थे, और ये बड़ा सफल था। गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को इंडिया में पहली बार आए थे। उसी डे को हम एनआरआई डे भी आज मनाते हैं। और 1917 से ये एक्टिव हो गए थे, जब 2-3 नए सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तीनों ही सत्याग्रह इनके सफल हो गए थे। और फिर 1920 में बड़ी मूवमेंट की फॉर्म में इन्होंने
नॉन ग्रह मूवमेंट की शुरुआत की, जिससे बाद में 1947 तक गांधी जी ही हमारी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते आए। इनकी बायोग्राफी इन्होंने खुद लिखी है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स। बड़ी फेयर, बड़ी अच्छी मास्टरपीस ऑफ बायोग्राफी मानी जाती है। गांधी जी ने खुल के अपने सिन, अपनी गलतियां, अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपने जो भी पश्चाताप है, इसमें खुल के डिस्कस किए हैं। इनको साउथ अफ्रीका में एक बार ट्रेन से बाद फेंक दिया गया था, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे, जहां से अंग्रेजों के थोड़े खिलाफ हो गए थे। उससे पहले अंग्रेजों के गुण गाते थे ये। फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ चुकी हैं हम ऑलरेडी। और कोई डाउट हो तो हम आप मुझसे पूछ भी सकते हो। फाइन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, और पॉलिटी में ये सारे एक्ट हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। फाइन, रॉट एक्ट हम पढ़ चुके हैं, जलियांवाला हम पढ़ चुके हैं, तो हमने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं, खिलाफत मूवमेंट पढ़ चुके हैं। आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है जी, डेट्स ऑल। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। कल हमारा हॉलिडे रहेगा, क्योंकि कल लोहरी सेलिब्रेट